Hello and welcome student. Today we shall addressing an important topic, future continuous tense, which is very important and useful for us. Okay, so let's begin. But first of all, I want to tell you that who are a student appearing examination like UPSC, SSC, bank, railway, PO. It is very helpful for those students. और आप सभी को प्रैक्टिस करना है और सीखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम किस प्रकार से पढ़ें कि जो उससे आने वाले सभी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाए और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। तो आज चलिए समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। नाउ कम ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हम सबसे पहले सीखेंगे। तो नाउ कम ये क्वेश्चन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। ये बहुत ज़रूरी है, आप फिर आप सुने। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या इंडिकेट करता है? एन एक्शन, एक क्रिया को इंडिकेट करता है, एक काम को इंडिकेट करता है जो एक पॉइंट से फ्यूचर के एक पॉइंट तक वो काम कंटिन्यू अप होती है। ठीक है, मीन्स एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के किसी बिंदु में उस काम को इंडिकेट करती है। जैसे कोई भी काम है कि फ्यूचर का कोई भी काम जहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, आप जा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बने, फ्यूचर का एक पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, वहाँ उस चीज़ को हमें ये बताता है। ठीक है, कि कोई काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारा जो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या बताता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स व्हाट एन एक्शन that will continue up until a point in the future. ओके, और यहाँ पे वर्ब की बात करें कि नाउ वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे हम, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे आपको मैंने बताया हुआ है, वर्ब का जो हमारा क्लास थी उस वर्ब के क्लास में मैंने पूरी तरह से डिफाइन किया और सबको बता दिया है कि जो वर्ब होती हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, एक चीज़ आप याद रखें कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो वहाँ पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इसके ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो शैल, विल, इसके बाद बी लगाते हैं। या तो शैल होगा या तो विल होगा, इसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ कंफर्म हो गई। फर्स्ट हमने ये जाना कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमने देखा कि वर्ब इसमें कौन सी लगती है और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये चीज़ आपको पता हो गया होगा। ठीक है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल और विल, इसके बाद हम बी लगाते हैं, तो शैल बी या विल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आप कंफर्म कर लें कि या तो शैल बी लगाएंगे या तो विल भी लगाएंगे। तो नाउ कम ए क्वेश्चन दैट व्हेन वी यूज शैल एंड व्हेन वी यूज विल। तो ये चीज़ आपको मैंने पिछला वाला जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था उस कॉन्टेक्स्ट में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दिया था। तो आपको पता हो गया होगा कि विल बी का प्रयोग कहाँ होगा और शैल बी का प्रयोग कहाँ पे होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें और उसको सीखने का कोशिश करें। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि डेफिनेशन क्या होती है और इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये चीज़ आपने यहाँ पे सीखा। अब चलिए बात करते हैं हम कि इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या होगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स और सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। तो आपको बता दें, व्हेन वी गेट एट द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एक्सेट्रा। क्या मैंने कहा कि वी गेट एट द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा, कविता आ रही होगी, अमन बात कर रहा होगा। इस प्रकार से चीज़ें जो होती हैं
उनको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब सबसे बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने सीखा डेफिनेशन, वर्ब को सीखा, ऑक्सिलरी वर्ब को सीखा। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि और स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर जब तक पता नहीं होगा तो आप वहाँ से चीज़ों को कंफर्म नहीं कर पाएंगे, वहाँ से आपको इंग्लिश और ट्रांसलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगा, आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ को मिस कर देंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर जो हमारे वो कौन सी स्ट्रक्चर हैं और कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। तो आइए सीखते हैं। सब्जेक्ट इसमें रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल और शैल लगाएंगे। जब हम आज मॉडर्न इंग्लिश में बात करें तो 98% 99% हम विल यूज़ करते हैं। आप विल हमेशा यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, ध्यान दें। इसके बाद हम वी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तब वह वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से तो जैसे मैंने देखा सब्जेक्ट को मैंने सुमित लिया, सुमित सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ विल प्रयोग होगा। विल के बाद हम बी लगाएंगे तो सुमित विल बी, सुमित विल बी। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए तो प्लेइंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। तो सुमित विल बी प्लेइंग क्या, क्रिकेट। तो सुमित क्रिकेट खेल रहा होगा, सुमित विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब बात करते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो सुमित विल बी प्लेइंग क्रिकेट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, सुमित विल नॉट बी। नॉट को हम कब यूज़ करेंगे, विल और बी के बीच में। तो सुमित विल नॉट बी, ठीक है। तो सुमित विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका नेगेटिव बना लेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम विल और शैल को पहले रखेंगे। तो ये देखिए विल है, सुमित है, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल सुमित बी प्लेइंग, ठीक है, विल सुमित बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसके बाद हम इंटरोगेशन मार्क यहाँ पे लगाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट और शैल नॉट का होता है शांट। आप याद रखें, वांट शांट, ओके, वांट और शांट, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि वांट और शांट को पहले रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सुमित है तो सुमित को हम वांट लिखेंगे, तो हो जाएगा वांट सुमित बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, वांट सुमित बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसके बाद हम इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे, ठीक है। दूसरी प्रकार से WS की बात करें तो WS वर्ड लगाने के बाद, जैसे WS वर्ड हो गया वाई विल सुमित बी प्लेइंग क्रिकेट, इसके बाद हम यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। WS वर्ड की बात करेंगे तो WS वर्ड में नेगेटिव, तो वाई वॉन्ट सुमित बी प्लेइंग क्रिकेट, बहुत सिंपल है। अब सिंपल में यदि बात करें तो जैसे यू हो गया, यू विल बी रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आप अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। इस प्रकार से जो सेंटेंस होता है, आप बहुत सारे सेंटेंस आप एक साथ बना सकते हैं। तो हमारा ये स्ट्रक्चर रहा, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखें और परीक्षा में पूछे जाने वाली सभी क्वेश्चंस के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम स्ट्रक्चर को इतने अच्छे से याद करें कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, लाइक UPSC हो, SSC हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका बैंक हो गया, SSC के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, या आप 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, आप किसी भी क्लास में हैं जहाँ पे इंग्लिश आप पढ़ते हैं, वहाँ फिर आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या सीखा, तो आज ने आपने सीखा डेफिनेशन क्या होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसके बाद इसमें हम वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इस स्ट्रक्चर को हम बनाते कैसे हैं, सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप किसी भी एक सेंटेंस को आप 6 तरीके से बना सकते हो, ठीक है, 6 टाइप से आप उसको बना सकते हो, 6 प्रकार से आप बना सकते हो। तो ये आपको मैंने अभी टेंस कवर करा रहा हूँ। अब इसके बाद हमारी जो अगली क्लासेस होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगी, जैसे टेंस ख़त्म होता है
तो आपको वॉइस के बाद नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन टैग, क्लोज टेस्ट होगी, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग होगी, और इसके बाद हम आएंगे नाउन पढ़ाएंगे, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच की सारी चीज़ें कवर कराएंगे। तो एक तरह से आपको कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा और बिल्कुल आप सभी के लिए है। अब एक आप काम करें, जब आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं और आप सीख सकते इंग्लिश, बस आप इन चीज़ों को याद करते चलें, और जो मैं सेंटेंस आपको देता हूँ डेली बेसिस पे, उस सेंटेंस को आप याद रखें, ठीक है। तो एक चीज़ और भी आपको बता दें, जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। और जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, वो 10th में है, 12th में है, आप उनको फॉरवर्ड ज़रूर करें, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच और नमस्कार आप सभी को।